नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद 2 दिन की यात्रा पर मिस्र पहुंचे। श्री मोदी काहिरा में मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली के साथ गोलमेज बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की। राज्य में एकजुट होकर शांति बहाल करने का आश्वासन दिया। तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए देश में विकसित पहले कोविड बूस्टर की शुरुआत। रूस का निजी सैन्य गुट पर सैन्य विद्रोह का आरोप। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे विश्वासघात बताते हुए कुचलने का संकल्प लिया। और बर्लिन में विशेष विश्व ओलंपिक्स में 33 स्वर्ण पदकों के साथ भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 96 हुई। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद आज शाम मिस्र के काहिरा पहुंचे। श्री मोदी के काहिरा पहुंचने पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली ने उनकी अगवानी की। श्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ गोलमेज बैठक करेंगे। वे वहां के प्रमुख मुफ्ती से भी भेंट करेंगे और वहां भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी मिस्र के अन्य प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। कल प्रधानमंत्री अल हकीम मस्जिद और हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री का 1997 के बाद से मिस्र का ये पहला आधिकारिक दौरा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। उनकी यात्रा के बाद मिस्र के साथ भारत की भागीदारी सामरिक स्तर की हो गई है। पिछले कई महीनों में दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान काफी बढ़ा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मिस्र का दौरा कर चुके हैं। इसी तरह मिस्र के कई मंत्री भी भारत आ चुके हैं। यह दर्शाता है कि भारत और मिस्र द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत के G20 समूह का अध्यक्ष बनने के अवसर पर विशेष अतिथि के तौर पर मिस्र को आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी स्वार्थ पर नहीं बल्कि भरोसे और साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने वाशिंगटन में अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच से अपने संबोधन में कहा कि भारत की सफलता का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व भारतीय जनमानस की आकांक्षा है। श्री मोदी ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है और रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों ने पिछले लगभग 2.5 वर्ष में भारत में $16 अरब से अधिक का निवेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका रक्षा भागीदारी के कारण अमेरिका के लगभग प्रत्येक प्रांत में लोगों के साथ विशिष्ट संबंध बने। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड $125 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में अमेरिका के लिए, आप लोगों के लिए असीम संभावनाएं हैं। आपके लिए ये फर्स्ट एंड फास्ट मूवर एडवांटेज लेने का ये समय है। श्री मोदी ने वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रेगन सेंटर में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में कहा कि अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में तथा भारत सिएटल में अपने वाणिज्य दूतावास खोलेगा। H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे IT प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। श्री पुरी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कहा कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में श्री मोदी का संबोधन इस बात का प्रमाण है कि श्री मोदी की साख वैश्विक नेता की है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देश में जल्द ही दूसरा पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नए और उन्नत ई पासपोर्ट शामिल होंगे। पासपोर्ट सेवा दिवस पर आज अपने संदेश में उन्होंने नागरिकों को समय पर भरोसेमंद, सुगम, पारदर्शी और कुशल तरीके से पासपोर्ट और इससे जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह कदम नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवा की दक्षता और डेटा सुरक्षा बढ़ाने में कारगर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समय है अभी, देर न हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास शामिल हुए। बैठक के बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने बताया कि बैठक के दौरान गृह मंत्रालय ने एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया है कि मणिपुर में हिंसा क्यों हुई और इससे निपटने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर अपनी चिंताओं से गृहमंत्री को अवगत कराया। लगभग 13 जून से किसी भी व्यक्ति ने अपनी जान नहीं गंवाई है और ये कोशिश जारी है कि आगे इसी प्रकार शांति बनी रहे। जो छुटपुट घटनाएं अभी हो रही हैं उसको किस प्रकार काबू किया जा सके पर भी तफसीलता के साथ गृहमंत्री जी ने अपने विषय को रखा है। मणिपुर एक बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण जो इन्फिल्ट्रेशन का मसला म्यांमार से है, इसको ध्यान में रखते हुए बड़े ही संवेदनशीलता के साथ भारत सरकार ने 10 किलोमीटर का फेंसिंग, जो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव जोन है, उसका फेंसिंग पूरा किया है। बायोमेट्रिक्स लेकर उन लोगों को नेगेटिव सूची में डालने का काम भी मणिपुर की सरकार और मिजोरम की सरकार कर रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इम्फाल दीमापुर सड़क पर आवागमन बहाल कर दिया है। इस राजमार्ग पर अब कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही होगी। राज्य में हिंसा भड़कने के बाद इस राजमार्ग का कांगपोकपी क्षेत्र बाधित हो गया था। इस बीच पश्चिमी इम्फाल जिले की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त दल ने जिले में आज 2 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक कुल 1100 हथियार बरामद किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में mRNA आधारित कोविड बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओमिक्रॉन की शुरुआत की। ये तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकाबला करने के लिए भारत में विकसित पहला बूस्टर कोविड वैक्सीन है। एक रिपोर्ट। कोविड बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओमिक्रॉन सोमवार से उपलब्ध होगी और इसकी कीमत 2,292 रुपए प्रति खुराक है। ये बूस्टर वैक्सीन उन लोगों को दी जा सकती है जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड की 2 खुराकें ले चुके हैं। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जा सकता है। देश के 13 शहरों के 20 केंद्रों में किए गए तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों में इस वैक्सीन की अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता का पता चला है। जेमकोवैक ओमिक्रॉन सुई रहित थर्मोस्टेबल वैक्सीन है। इसे पूरे देश में कहीं भी रखना आसान है। इस वैक्सीन को ढुलाई और भंडारण के लिए बहुत कम तापमान की जरूरत नहीं है। इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत के औषध महानियंत्रक कार्यालय से आपात स्थिति में उपयोग की स्वीकृति मिली है। कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि उपनिषदों और वेदों के प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक उपदेशों में व्यापक समावेशी और सौहार्दपूर्ण विश्व व्यवस्था का उल्लेख है। श्री चौबे आज बेंगलुरु में आयोजित Y20 विचार विमर्श के तहत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में सदा ही सौहार्द और शांति, मानवता के कल्याण और परम सुख प्राप्त करने की बात कही गई है। भारत ने 10 करोड़ 10 लाख मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस उत्पादन की उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री पुरी ने बताया कि भारत अपनी प्राकृतिक गैस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 50% गैस का आयात करता है और अब देश में गैस के अधिक उत्पादन से आयात पर निर्भरता कम होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। रूस ने निजी सैन्य गुट वैगनर पर सशस्त्र विद्रोह का आरोप लगाते हुए इसके प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रिगोजिन के विद्रोह को पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया और इसके दोषियों को दंडित करने का संकल्प व्यक्त किया। खबर है कि यूक्रेन की सीमा के साथ लगे रोस्तोव ऑन डॉन पर वैगनर के लड़ाकों का कब्जा है। श्री पुतिन ने आज टेलीविजन पर संबोधन में इस सशस्त्र विद्रोह की तुलना एक शताब्दी पहले हुए रूस के गृहयुद्ध से करते हुए इसे कुचलने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश और उसके नागरिकों के साथ विश्वासघात है और रूस इस आंतरिक विद्रोह से अपनी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि देश में फिर से गृहयुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच रूस के अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। बर्लिन में विशेष विश्व ओलंपिक्स में 33 स्वर्ण पदकों के साथ भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। कल वर्षा के कारण अधिकतर स्पर्धाओं को रद्द या स्थगित करना पड़ा। भारत ने रोलर स्केटिंग में 9 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक है। पावर लिफ्टिंग में भी 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला। जूडो में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल हुआ। टेबल टेनिस में भी 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। असम में मौसम बेहतर होने के कारण बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन राज्य के 15 जिलों में 4 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। एक रिपोर्ट। राज्य भर में बाढ़ के कारण 42 राजस्व मंडलों के कुछ 1118 गांव प्रभावित हुए हैं और 8469 हेक्टेयर फसल क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कई जिलों में बाढ़ के पानी से सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 101 राहत शिविर और 119 राहत वितरण केंद्र खोले हैं और 81,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में हैं। राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। आमिनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीप के अधिकतर भागों, पूर्व भारत और मध्य तथा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ और हिस्सों की ओर आज बढ़ चुका है। अगले 5 दिन के दौरान पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में ओडिशा और झारखंड में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल से 28 जून तक बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद 2 दिन की यात्रा पर मिस्र पहुंचे। श्री मोदी काहिरा में मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली के साथ गोलमेज बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की। राज्य में एकजुट होकर शांति बहाल करने का आश्वासन दिया। तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए देश में विकसित पहले कोविड बूस्टर की शुरुआत। रूस का निजी सैन्य गुट पर सैन्य विद्रोह का आरोप। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे विश्वासघात बताते हुए कुचलने का संकल्प लिया। और बर्लिन में विशेष विश्व ओलंपिक्स में 33 स्वर्ण पदकों के साथ भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 96 हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।